कला की स्वीकृति अ, ऐसे जीवन दृष्टि में है या ऐसे जीवन दर्शन में है या ऐसे भी कह लें कि ऐसे दर्शन में है जो इस स्थूल जगत को ही अंतिम न मानता हो और दूसरा इसका विपरीत जो स्थूल जगत को बिल्कुल न मानता हो। इन दोनों ही अतिवादी दृष्टियों में कला का दर्शन संभव नहीं है ना? कला लोक है तो लोकोत्तर भी है ना? और आपको ध्यान होगा राजशेखर ने काव्य मीमांसा जो उनका ग्रंथ है 9वीं शताब्दी के संस्कृत के काव्य शास्त्र के आचार्य हैं, उन्होंने कहा कि एक मिथक की चर्चा की है उन्होंने सरस्वती पुत्र के नाम से, जिसके काव्य पुरुष जिसको कहा गया, तो वह काव्य पुरुष सरस्वती का पुत्र है और माता किसी कारण से स्वर्गारोहण कर रही हैं तो पुत्र भी उनका अनुगमन करता है, बालक है तो उनका अनुगमन करता है, लेकिन माता कहती है नहीं, तुम्हें ब्रह्मदेव ने स्वर्ग आने की अनुमति नहीं दी है, तुम्हें यहीं रहना है। तो काव्य पुरुष कैसा है? वह तो दिव्य है ना, सरस्वती पुत्र है तो लौकिक तो नहीं है, ठीक है? तो लौकिक नहीं है लेकिन रहना उसको कहाँ है? लोक में, लोक कल्याण के लिए, लोक हित के लिए उसको रहना है। और इसी कारण से वो जब राजशेखर शुरू कर रहे हैं तो कहते हैं कि ब्रह्मा ने इस काव्य विधा का अवतरण ही इसलिए किया कि लोक का कल्याण हो, प्रजासु हित काम्यया, प्रजा के हित की कामना के लिए इस काव्य विधा का अवतरण किया गया। काव्य काव्य जानते हैं कला का ही एक रूप है। तो लोक में रहते हुए लोकोत्तर का बोध कराने वाला कोई तो तत्व होना चाहिए कि यही सब कुछ नहीं है, इसके इतर भी बहुत कुछ है। तो ऐसी दृष्टि चाहिए जो लोक और लोकोत्तर का सामंजस्य या उसके बीच सेतु का कार्य कर सके। कोई भी कला चाहे कितनी भी यथार्थवादी कला क्यों ना हो, है ना, यदि वह इस लोक की स्थूलता का वर्णन करती है तो वह स्वयं ही परिसीमित हो जाती है, वह कला कालजयी नहीं होती, कालजयी नहीं होती। और यदि हम लोक की पूर्ण रूप से उपेक्षा कर दें, इस चाहे प्रातिभाषिक जगत हो, व्यावहारिक जगत हो, जैसा भी हो, यदि इसकी पूर्ण उपेक्षा कर दी जाए तो फिर उस कला का कोई औचित्य नहीं रह जाता हमारे लिए। वायवीय काल्पनिक ऐसे भी हो सकती है वो कला। तो एक कलाकार को इसी के बीच लोक और लोकोत्तर के बीच एक नैरंतर्य की स्थापना करना होता है, उसके बीच एक सेतु बंध स्थापित करना होता है। और एक बहुत बड़ा दायित्व है कि वर्णन हमारा अस्वाभाविक भी ना लगे और काल्पनिक भी पूरी तरह से ना हो जाए। और यह सब कुछ वह ऐसे माध्यम में करता है जो माध्यम उसका अपने अपने द्वारा निर्मित नहीं है। जैसे कवि है तो भाषा में वर्णन करता है, भाषा तो उसकी बनाई हुई नहीं होती, भाषा तो समाज में पहले से है, उसी भाषा में अपने काव्य को वह निर्मित करता है। उसी तरह से रंग रेखाएं हैं, स्वर हैं आदि, ये सब उपलब्ध माध्यम है, प्रस्तर है, काष्ठ है, इन सब चीजों के माध्यम से वह अपनी कलाकृति को व्यक्त रूप देता है। तो इन माध्यमों के होते हुए भी नितांत गूढ़ वैयक्तिक अनुभव को वह व्यक्त करता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरी बात यह है, तो ऐसे दर्शन जिनमें लोक की भी स्वीकृति हो और लोकोत्तर की भी स्वीकृति हो, उन्हीं दर्शनों में आप देखेंगे कि कला का दर्शन, कला का सिद्धांत भी पुष्ट हुआ है।